नमस्कार, मैं अनामिका। संसार हिंदी साहित्य का यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर हिंदी किताबों की जानकारी मिलती रहती है। अगर अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहा जाता है कि हमारे देश की आत्मा गाँव में बसती है। गाँव के लोगों की सादगी, उनकी मेहनत और संघर्ष करने की क्षमता हमेशा ही आकर्षण का केंद्र बिंदु रही है। गांव की आंचलिकता को अपनी लेखनी द्वारा रचनात्मक रूप देने वाले फणीश्वर नाथ रेणु हम सब के दिलों में बस चुके हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने गांव की आंचलिकता को एक खास जगह दी है। उनकी रचनाओं में गांव की जो महक होती है वो जरूर नजर आती है। आज की किताब फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। किताब का नाम है मैला आंचल। इस किताब ने रेणु को बहुत अधिक ख्याति दी, यहाँ तक कि इस किताब के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कुछ आलोचकों का कहना है कि गोदान के बाद मैला आंचल एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई किताब तीसरी कसम पर एक फिल्म भी बनाई गई है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर और वहीदा रहमान ने। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। राज कपूर और वहीदा रहमान की बेहतरीन फिल्मों में से इस फिल्म को एक माना जाता है। मैला आंचल कहानी की पृष्ठभूमि बिहार के पूर्णिया जिले के गांव की है। गांव का नाम है मेरीगंज। इस गांव का नाम मेरीगंज अंग्रेज अफसर की पत्नी मेरी के नाम पर रखा गया। यह गांव भी भारत के अन्य गांवों की तरह था, लेकिन इस गांव में भी राजनीति प्रवेश कर चुकी थी। इस गांव में भी कई तरह के लोग रहते थे, कुछ सीधे साधे, कुछ भोले भाले, कुछ चतुर लोग, कुछ राजनीति करने वाले, कुछ धर्म और पाखंड का सहारा लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जातिगत भावना को बहुत अधिक बढ़ाते थे। इस गांव में 3 प्रमुख दल थे। अन्य जाति के लोग अपनी सुविधा अनुसार इन्हीं 3 दलों में बटे हुए थे। जाति पात बहुत अधिक उस गांव में फैली हुई थी, यहाँ तक कि किसी भी समारोह या भोज में किस जाति के लोग किस तरह से भोजन करेंगे ये पहले ही तय होता था। कोसी नदी के किनारे बसे इस गांव में मलेरिया और कालाजार बीमारी अपना पैर पसार रहा था। इस गांव को इस बीमारी से मुक्त कराने के लिए डॉक्टर प्रशांत का आगमन होता है। डॉक्टर प्रशांत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वे सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा समय था जब अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे देश में आंदोलन छिड़ा हुआ था। सोशलिस्ट पार्टी भी गुप्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर रही थी। 1946 में जब कांग्रेस की मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उस समय हेल्थ मिनिस्टर के अंदर डॉक्टर प्रशांत काम कर रहे थे। उन्हें विदेश जाकर पढ़ाई करने का स्कॉलरशिप भी मिला हुआ था। वे चाहते तो वहां जाकर पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन उनका मन तो कुछ और ही चाह रहा था। वे कहते हैं कि मैं यहाँ रह करके रिसर्च करना चाहता हूँ। अपनी रिसर्च के लिए वे मेरीगंज गांव को चुनते हैं। वहां जाकर मलेरिया और कालाजार का इलाज करना चाहते हैं, साथ ही इसके कारणों का पता लगाना चाहते हैं। जब डॉक्टर प्रशांत मेरीगंज पहुंचते हैं तो वहां उनका सामना अंधविश्वास और पाखंड से होता है। वे पूरी लगन और निष्ठा से अपने काम में लग जाते हैं और बहुत से लोगों का इलाज करते हैं। उनके इस काम में कुछ लोग उनकी सहायता भी करते हैं। बावन दास, कालीचरण और बालदेव ऐसे ही लोग थे। बावन दास शारीरिक रूप से एक अक्षम व्यक्ति था। उसका कद तो बहुत छोटा था, लेकिन उसके इरादे और सोच बहुत ऊंचे थे। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में वह खुद को मिटा देता है। वहीं कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। गांव में कहीं भी शोषण हो या अन्याय हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाने से वो चूकता नहीं था। वहीं बालदेव, वह कांग्रेस पार्टी में कुछ समय तक काम कर चुका है तो लोग उसे इज्जत की निगाह से भी देखते हैं। किसी को भी किसी भी किस्म की जरूरत हो हर समय उनकी सहायता के लिए तैयार है। इन सब की कहानियों के साथ एक और कहानी चलती है, एक मठ की कहानी। यह धर्म और पाखंड का जीता जागता स्वरूप था। उस मठ में एक महंत भी था। उसकी एक दासी थी लक्ष्मी। लक्ष्मी का बचपन ऐसे ही किसी मठ में बीता था। एक दिन महंत साहब की मौत हो जाती है। अब लक्ष्मी अकेली पड़ जाती है। रामदास वहां पर एक नया महंत चुना जाता है। रामदास के महंत बनते ही लक्ष्मी का वहां रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में बालदेव उसका सहारा बनता है। बालदेव और लक्ष्मी के बीच एक पवित्र प्रेम था, जिसे आध्यात्मिक प्रेम भी कहा जा सकता है। उस गांव में 2 तहसीलदार भी थे, बाबू हरगौरी सिंह और बाबा विश्वनाथ प्रसाद। ये दोनों शोषक की भूमिका में थे।
उस गांव में एक के बाद एक कई पात्रों की कहानी है, बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन सबकी कहानी आपस में जुड़ी हुई है। हर किसी की कहानी अलग अलग नजर आती है, लेकिन फिर भी आपस में गुंथी हुई है। एक के बाद एक कई घटनाएं घटित होती हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप इसकी कहानी पढ़ रहे हैं, कभी किसी और की कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन सब आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं लगते हैं। कई घटनाएं घटित होती हैं, उन्हीं सब के बीच देश की आज़ादी भी हो जाती है। सब लोग देश की आज़ादी का उत्सव मनाते हैं। सभी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह आदि कई महापुरुषों के जय जयकार के नारे लगाते हैं। उस गांव के लोगों के मन में महात्मा गांधी के लिए बहुत ज़्यादा आदर था। तभी वहाँ जब चरखा सेंटर खुलता है तो सब उसका खुले मन से स्वागत करते हैं। वहाँ मंगला उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य करती है और मंगला की सहायता कालीचरण करता है। मेरीगंज एक ऐसा गांव था जो प्रगति की राह में आगे बढ़ रहा था और उसे आगे बढ़ाने में डॉक्टर प्रशांत का बहुत बड़ा सहयोग था। डॉक्टर प्रशांत न केवल मरीजों को ठीक कर रहे थे, बल्कि उनके मन में जो अंधविश्वास की जड़ें थी उन्हें भी खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। शुरुआत में जब डॉक्टर प्रशांत उस गांव में जाते हैं तो लोग उन्हें अजीब निगाह से देखते हैं। उसकी जाति पूछी जाती है कि भला इसकी जाति क्या है, और साथ ही उसे हैजा डॉक्टर तो क्या क्या नामों से पुकारते हैं। लोग उन पर विश्वास ही नहीं करते हैं कि वह डॉक्टर उनकी बीमारी को ठीक करेगा। उन्हें लगता था कि झाड़ फूंक करने से या किसी ज्योतिष के पास दिखाने से ही बीमारी ठीक होती है। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में डॉक्टर के प्रति विश्वास बढ़ने लगती है। गांव में रहते रहते डॉक्टर प्रशांत को ये विश्वास हो जाता है कि इस गांव में बीमारी से भी बड़ी चीज है लोगों की पिछड़ी मानसिकता। इन सब के बीच डॉक्टर प्रशांत और तहसीलदार की बेटी कमला का प्रेम प्रसंग भी चलता है। उनका प्रेम इस कहानी को एक सुखद मोड़ पर ले जाता है। जब उस गांव में डॉक्टर प्रशांत का पुनः आगमन होता है और कमला एक बेटे को जन्म देती है, उसके बाद तहसीलदार के मन में एक विशेष परिवर्तन आता है। वह वहाँ के संथालों और गांव के कुछ लोगों को उनकी जमीन वापस दे देता है, जिससे संथालों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अक्सर संथाल लोग उस गांव में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। उनके पास कुछ विशेष गुण होते हैं जिसका लाभ सभी उठाते हैं, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की सोच में परिवर्तन आने लगता है। यह किताब ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। यह लोगों की आज़ादी के समय जो सोच थी, आपसी संघर्ष था, उसको बहुत अच्छे से दर्शाती है। इस किताब की भाषा हिंदी है, लेकिन वहाँ पूर्णिया जिले की जो बोली है उसका भी मिश्रण इस किताब में मिलता है। पाठकों को समझने में दिक्कत ना हो, इसके लिए उसके अर्थ नीचे दिए गए हैं। यह किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको ग्रामीण समाज के निकट ले आएगी। आप गांव के लोगों की सोच, उनके अंधविश्वास, जातिवाद की भावना और प्रगतिशील सोच, इन सब से अवगत होंगे। लोगों के मन में आज़ादी के लिए जो उत्साह था वो देखते ही बनता है। साथ ही किताब ये भी बतलाती है कि आज़ादी के बाद भारतीय गांवों में किस तरह के परिवर्तन हो रहे थे। सच में ये किताब पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की बनावटी या अनोखी दुनिया नहीं है, बल्कि वास्तविक भारत है, हमारा भारत। कहानी भी इस तरह से लिखी गई है कि लगता है कि लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और हम सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु अच्छी बुरी हर तरह की बातों को स्वाभाविक रूप से कहानी का रूप दे देते हैं और लोगों के मन में उतर जाता है। मैला आंचल भारत की आज़ादी के समय की आंचलिकता को दर्शाती एक श्रेष्ठ किताब है। अगर आपको ग्रामीण परिवेश पर आधारित किताबें पसंद है या आंचलिक किताबें अच्छी लगती हैं तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, दोस्तों के भी शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए।